आहुति के दर्शकों, आज हम हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती के पास बैठे हैं। शायद आप देख रहे होंगे, हम निहाल जी से मिलने आए हैं और निहाल जी के बारे में यदि आप नहीं जानते होंगे तो मैं कुछ शब्दों में बयां करना चाहता हूं। निहाल जी बचपन से ही अपने पिताजी के संस्कारों को लेकर के राजनीति सीखते गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत छोटी उम्र में 24 साल की उम्र में ये रायसिंह नगर पंचायत समिति के प्रधान बने, जो अपने आप में उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके बाद इन्होंने पहला चुनाव जो लड़ा वो सांसद का लड़ा और उसमें एक अजीबोगरीब इतिहास रचा। देश भर के सांसदों में सबसे छोटी उम्र के सांसद निहाल चंद जी मेघवाल रहे हैं। श्री गंगानगर से 5 बार चुनाव जीत चुके निहाल चंद जी के विकास की गाथा अगर मैं सुनाऊं तो बहुत लंबी होगी और बहुत समय लगेगा। सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज भी इस इलाके में लोग यही कहते हैं कि निहाल चंद जी का कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये अग्रिम भूमिका निभाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, प्रणाम। ये पिछले 25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम किया है, सामाजिक दायित्व को मैंने निभाया है और जिस कार्यकर्ता को जिन्होंने मुझे प्यार दिया है उनको हमने संभाल के रखा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 25 साल के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्यार दिया वो पहले दिन से लेके आज तक मेरे परिवार के साथ में है। पिताजी के टाइम से लेके जो फैमिली, जो परिवार, जो बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दिया करते थे वो आज भी मेरे साथ में सुख दुख में खड़े रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी उतना ही प्यार देते हैं जितना मुझे पहले प्यार मिलता था। जब मैं सांसद था तो जितना प्यार मिलता था उतना ही प्यार आज मुझे मिलता है। निहाल जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो पहला चुनाव आपने लड़ा वो चुनाव तो इस बात का प्रमाण है कि आपके पिताजी बेगाराम जी ने बहुत शानदार राजनीतिक जमीन तैयार की थी और उसी जमीन का फ़ायदा आपको मिला था। लेकिन उसके बाद में लगातार आप सांसद बनते रहे, वो आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता के कारण ही हो सका। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने पहला चुनाव 1996 में लड़ा था तब से लेके आज तक जनता की अदालत में हमने काम किए है। और 1996 में जो परिवार मेरे साथ में जुड़े थे उनको मैं हमेशा साथ लेके चला। जो मेरे से बड़ी उम्र के थे उनसे हर टाइम मुझे बात करना, उनके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना। अगर मैं कोई भी काम करता था तो जनता के आशीर्वाद से और जनता के जो बताए हुए काम थे उनको मैंने पूरा करने की कोशिश की थी। इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रेल का काम हो, अगर इसका सबसे बड़ा अगर मैं श्रेय किसी को देना चाहूँ तो गंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पे उन्होंने हर काम को याद दिलाया और अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने वो काम करने की शुरुआत की थी। और आज तक के इतिहास में, 25 साल के इतिहास में, गंगानगर जिले में जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं सब ने मुझे संभाल के रखा, मुझे बच्चे की तरह प्यार दिया और उसी प्यार को मैंने आगे बढ़ाया ताकि इस क्षेत्र में विकास की योजनाएं मैं बना सकूं और विकास की योजनाओं को मैं लागू कर सकूं। देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो और सारे अधिकारीगण जिन्होंने विकास की योजनाओं में सब लोगों ने मिलके मेरा सहयोग किया। अगर मैंने किसी भी अफसर को कोई काम बोला, अगर किसी भी मैंने मंत्री को सरकार में कोई काम बोला तो मेरी फाइल कहीं भी नहीं अटकी। विकास के मामले में गंगानगर जिले को मैं सबसे आगे ले आया। आहुति के दर्शकों, लोकसभा श्री गंगानगर का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण है कि निहाल जी से इस इलाके के लोग हमेशा खुश रहे हैं। आज राजनीति का दौर बदलता जा रहा है। मेरी रफली कैलकुलेशन के अनुसार से शायद
निहाल चंद जी का राजनीतिक जीवन 30 साल से भी बड़ा है, क्यों सर? बिल्कुल। मैं 95 में आया था और अब 2025 चल रहा है। तो 1995 में मुझे पंचायत समिति के प्रधान बनने का सौभाग्य मिला। अभी 2025 चल रहा है। पिछले 30 साल से मैंने इस क्षेत्र के विकास की योजनाओं में हमने योगदान दिया है। 30 साल के अंदर सब लोगों को साथ मिलकर मैंने काम किया है। सब लोगों की आकांक्षा और कसौटी पे मैं खरा उतरा हूँ। और मुझे अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम बताया है तो उसको मैंने हमेशा ही दिल्ली में प्रायोरिटी पे लिया है, ताकि क्षेत्र में जो भी जितने भी नागरिक हैं जिन्होंने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है, तो उनकी एक एक बात को मैंने संजो के रखा है और एक एक की बात को मैंने मेरे दिल में उतारा था, ताकि इस क्षेत्र के विकास में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहे। अगर मैं इस क्षेत्र में सभी जगह मैं जा नहीं पाऊँ, सभी जगह संभाल नहीं पाऊँ, तो मुझे जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं या मुझे किसी भी प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति मिला हो, मुझे अगर कहा हो उसने सार्वजनिक जीवन में विकास की योजना में मुझे कहा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी ने ऐसा प्रतिबंध नहीं किया, लेकिन विकास की योजनाओं में सब लोगों ने मुझे कहा है भी विकास इस तरीके से करना है, ये हमारा काम पेंडिंग है, इसको पूरा कराएं। लेकिन 30 साल की राजनीति में मुझे ये समझ है कि कौन सा काम किस तरीके से हो सकता है और कौन से काम के पीछे कौन सी धुरी और कहाँ चाबी लगेगी। मैंने वहीं पे चाबी लगाई ताकि वो विकास की योजनाएं यहाँ पे कंप्लीट हो सके। रेलवे के क्षेत्र में श्री गंगानगर बहुत पिछड़ा हुआ था। आपकी बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान के साथ श्री गंगानगर जुड़ा हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। यह बधाई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और देश के रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी को देना चाहेंगे। मैं मेरी जनता की तरफ से देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी हमने काम सोचे थे, जितनी भी ट्रेनें हमने सोची थी, जो भी काम किए थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। गंगानगर में वॉशिंग लाइनिंग थी, उसको हम लोग लेके आए। कैनाल लूप पे मीटर गेज थी, उसको हमने बड़ा कराया, ब्रॉडगेज कराया। हमारे हनुमानगढ़ जिले में पिट लाइनिंग थी, वहाँ पे 2 पिट लाइन हमने बनाई। सूरतगढ़ के अंदर हमने वंदे भारत रेलवे स्टेशन सेंक्शन करवाया, मेंटेनेंस डिपो सेंक्शन करवाया, जिसकी कीमत 74 करोड़ रुपए है। हमारे 5 रेलवे स्टेशन, सबसे बड़े रेलवे स्टेशन सूरतगढ़, पीलीभंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, राय सिंहनगर, जिनको हमने अमृत योजना में 25-25 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने उनको पैसे दिए। हमारे एक एक रेलवे स्टेशन को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसको हमने आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक, ताकि क्षेत्र में विकास की योजनाएं बन सके। यह क्षेत्र विकास की योजनाओं में आगे बढ़े। हमारा गंगानगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान की राजधानी से जुड़े, देश की राजधानी से जुड़े, इसके लिए भारतमाला हमने बनाई। 710 करोड़ रुपए हमने इस पर खर्च किए। आज गंगानगर जिले में विद्युत का अगर हम लोग देखें तो हमने जैसर के अंदर एक प्लांट खड़ा किया था और वो प्लांट 710 करोड़ रुपए का था और 169 किलोवाट का प्लांट था, जिससे हमारे गंगानगर जिले में रोशनी की पूर्ति हो, विद्युत की पूर्ति हो, कहीं भी लाइट जाए नहीं। ये सब अगर काम हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में हुआ है। ये सारा का सारा श्रेय मैं गंगानगर की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि क्षेत्र में विकास की योजना में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भागीदारी जताई है तो भारत सरकार ने जताई। निहाल जी, एक बात कहने से पहले मैं मेरे शब्दों को दोहराना चाहूँगा। आज भी आपका प्रभाव वैसा ही है जैसा पहले था, इसीलिए लोगों को, इस इलाके के लोगों को आपसे बहुत आशा है। मैं 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपसे कहना चाहूँगा। ये मत कहना कि मैं पद पे नहीं हूँ। आपकी जो गरिमा है, आपकी जो प्रभाव है, उसका जनता को आज भी लाभ मिल सकता है। पहला मुद्दा जो है निहाल जी, पानी पाकिस्तान जा रहा है और गंगानगर के किसान प्यासे हैं। अभी हम लोगों ने जब राजस्थान में पिछली हमारी सरकार थी तो हमने 2300 करोड़ रुपए यानी 2300 करोड़ रुपए राजस्थान कैनाल के लिए, गंगा कैनाल के लिए हमने सेंक्शन करवाए थे। और जो हमारे 32 गेट बने हुए हैं हरी के बैराज पे, उन गेटों को हमने चेंज किया था। आज़ादी के बाद में पहली बार इतना काम हमारी सरकार ने किया। डॉक्टर राम प्रताप जी इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद मौके पे खड़े रह के ये काम किया। अभी वहाँ पे जो डैम है, जो हमारा हरी का बैराज जो डैम है, वो 1952 में बना हुआ था, 1956 में बना हुआ था और 52,000 क्यूसेक उसमें पानी आ रहा था। लेकिन अभी उस डैम में सिल्ट आ गई, पूरा डैम भर गया, उसको सफाई कराने की ज़रूरत है। जब तक वो सफाई नहीं होगी तब तक वहाँ पे पानी हम लोग रोक नहीं पाएंगे।
आज हमारी स्थिति ये है कि पीछे से अगर पानी ओवरफ्लो आ जाता है तो पानी को आगे निकालना पड़ता है। आज हमारी स्थिति ये है कि पानी सही टाइम पे हमको मिल नहीं रहा, और सही टाइम पे मिलने का कारण यही है कि डैम में सिल्ट जो है उसको हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। और मैं तो इस मौके पे इतना कहना चाहूँगा कि पंजाब को ये काम करना चाहिए। जब राजस्थान ने पंजाब को 74 करोड़ रुपए वसुंधरा जी की सरकार ने दिए थे और डैम को साफ नहीं करवाया, डैम के लिए हमने वो पैसे दिए थे। पंजाब की नहरें, जो राजस्थान की नहरें जो पंजाब में बनी हुई है, तो वो जो आज़ादी के बाद में पंजाब बनने के बाद में एमओयू हुआ था, उसमें ये एमओयू में ये लिखा हुआ है कि पैसे राजस्थान देगा और नहर और कैनाल जो भी साफ करना होगा, डैम साफ करना होगा, वो पंजाब करेगा। लेकिन राजस्थान पैसे देने के बाद भी पंजाब में साफ सफाई नहरों की नहीं होती, और इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा, अगर किसी को मैं दोषी ठहराऊंगा तो पंजाब है कि अगर वो डैम साफ हो जाए तो राजस्थान को पूरा पानी मिल जाएगा। निहाल जी, अब भी हम जब गांव में जाते हैं और नहर के किनारे खड़े होते हैं, कोई किसान वहाँ से गुजरते हैं, तो पत्रकार होने के नाते कुछ उनसे सवाल करते हैं। तो आप जानकर शायद आश्चर्य करो कि हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये नहरें पक्की निहाल चंद जी के समय हुई थी, और ये खाले जो हमारे खेत तक पहुंच रहे हैं निहाल चंद जी के कार्यकाल में हुए थे। आज सिर्फ इतनी बात है, ये शील्ड का काम अगर पूरा प्रायोरिटी से हो तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस काम को गति दें। मैं गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले की जनता का प्यार लेके मैं वापस सरकार के पास में जाऊंगा, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, केंद्र सरकार में भी बात करूंगा। सीडब्ल्यूसी की इसमें मीटिंग भी हम लोग बुलाएंगे, इरिगेशन की, सीडब्ल्यूसी की, बीबीएमबी की, सारी मीटिंग बुला के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के पास में बैठ के इस काम को हम पूरा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस काम को बहुत अतिशीघ्र हम लोग पूरा करेंगे। निहाल जी, नशे की बात करते हैं, गंगानगर के रग रग में, रोम रोम में नशा फैल रहा है, और उसका परिणाम ये है कि आए दिन हमारे युवा जो है नशे की गर्त में फंसे हुए आत्महत्याएं कर रहे हैं, या नशे की ज़्यादा डोज लेकर के मर रहे हैं। अब जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, उनका एक ऑफिशियली या अनऑफिशियल ये कहना है कि हमारे पास ड्रेन व्रेन को रोकने के लिए कोई तकनीक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आप केंद्र सरकार से इस संबंध में बॉर्डर एरिया में कोई ऐसी टेक्निक लाएंगे ताकि नशा जो है हमारे ज़िले में ना आ पाए। केंद्र सरकार ने पिछले शासन में तय किया था कि सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनको हम वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनेगी, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ताकि हम लोग नशे से बच सकें। ये हमने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वहाँ पे पूरे बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वहाँ पे सड़कें बनाई जाएगी ताकि हम लोग नशे की लत में नहीं रहें। मेरा विशेषकर हमारे क्षेत्र के युवाओं से आग्रह है कि वो नशे से दूर रहें, नशे की चपेट में नहीं आए, क्योंकि एक बार इंसान नशे की चपेट में आ जाए तो उसका परिवार खत्म हो जाता है। और मैं उन सभी बच्चों के अभिभावकों से भी मैं आग्रह करूँगा कि बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी गतिविधियों में पूरा ध्यान रखें ताकि वो नशे की चपेट में नहीं आए। निहाल जी, दूषित पानी की समस्या बरसों से चली आ रही है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर केंद्र चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए कोई प्रयास कीजिए सर। ये दूषित पानी का ना, ये पानी जो मैटर है वो विशेषकर स्टेट का मैटर होता है, चाहे पंजाब को, चाहे राजस्थान को, चाहे हरियाणा को। केंद्र सरकार ने समय समय पे इस दूषित पानी को रोकने के लिए पंजाब को पैसे दिए हैं। जब हम लोग पिछले कार्यकाल में 774 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पंजाब को, जो 53 औद्योगिक इकाइयां वहाँ पे लगी हुई है, जिसका गंदा पानी सारा का सारा सतलुज में आ रहा है, जिसका पानी हम लोग पीते हैं, पंजाब ही पीता है, तो केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए पंजाब को उन औद्योगिक इकाइयों पे एसटीपी लगाने के लिए, यानी ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने दिए थे, जो पंजाब सरकार ने आज तक काम पूरा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार अगर वो काम पूरा कर दे तो राजस्थान को शुद्ध पानी मिलेगा,
बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं आएगा। पैसे केंद्र सरकार ने दिए हैं, काम पंजाब सरकार को करना है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार पंजाब सरकार से आग्रह करूंगा कि सभी 53 औद्योगिक इकाई है जो सतलुज पे है, उन पे एसटीपी लगाई जाए ताकि हमको शुद्ध पानी मिल सके। सर, पंजाब सरकार तो कुछ नहीं चाहती है करने के लिए। ऐसी स्थिति में जैसे जो मैंने कानून पढ़ा है, केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। केंद्र हस्तक्षेप कर नहीं सकता। उस स्थिति में जब केंद्र हस्तक्षेप वहीं पे कर सकता है जब दो स्टेटों का पानी का बंटवारे का मामला हो, तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। बेसिकली पानी है, शिक्षा है, पंचायती राज है, ये ग्राम पंचायतें, सारा का सारा डिपेंड स्टेट पे ही होता है। इसमें केंद्र डिसाइड नहीं करता। केंद्र अगर कोई कानून बनाता है तो पूरे देश के लिए बनाता है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से पंजाब से फिर आग्रह है कि वो सारी, जब पैसे केंद्र सरकार ने दिए 774 करोड़ रुपए, तो पंजाब को एसटीपी लगानी चाहिए ताकि हमें शुद्ध पानी मिल सके। निहाल जी, सवाल मेरा ये है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैंसर फैला रही है, तो जनहित में केंद्र को एक्शन में नहीं आना चाहिए क्या? यह मामला पंजाब के दूषित पानी का मामला अभी एनसीटी में चल रहा है, और एनसीटी में जो लोग बैठते हैं इस मामले को देख रहे हैं। मैं खुद कई मीटिंगों में मैं गया हूँ। मैं सेंट्रल वाटर रिसोर्स कमेटी भी लेके मैं पंजाब गया था, और मैंने 6 दिन रह के वहाँ पे हमने मीटिंग भी की थी। और पूरी कमेटी जिसमें एमपी, केंद्र सरकार के सब अधिकारीगण, पंजाब के अधिकारीगण, राजस्थान के अधिकारीगण, सब लोग उसमें थे। सब तय हुआ था, लेकिन उसमें जब ये एनसीटी में मुकदमा चल रहा है तो एनसीटी इसको व्यक्तिगत रूप से देख रही है, इसलिए मैं इस पे कुछ, क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो मैं उसमें कुछ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये मैटर एनसीटी से आने के बाद में ये शुद्ध पानी का मामला जरूर सोल्व होगा। निहाल जी, आखिर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा जो आपकी राजनीतिक सूझबूझ से जुड़ा हुआ है। बहुत अनुभवी हैं आप, लंबी दूरी के घोड़े हैं आप, और अब तक आपने बहुत राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं। कई सरकारें आई, कई चली गई, निहाल जी का वजूद हमेशा कायम रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपने क्या देखा इस देश को? मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान कैसा था, और मोदी जी के आने के बाद में हिंदुस्तान कैसा है, इसके बारे में आपके हम विचार जानना चाहेंगे। यह देश एक विकसित देशों की श्रेणी में जाके आज खड़ा हुआ है जी। विश्व गुरु कहलाने वाले भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था। 2014 से पहले हमारे देश में किस तरीके से टेररिस्ट आते थे, उनको कोई जवाब नहीं मिलता था। कितना नुकसान इस देश का होता था। हमारे जवानों का सिर काट के पाकिस्तान ले जाया करता था। अगर उनको रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई जा नहीं सकता था। 15 दिन के, अगर वहाँ जाने के बाद में 15 दिन तक कोई रहना चाहिए तो वहाँ से अधिकारियों से, वहाँ के डीसी से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन धारा 370 हटाने का अगर काम किसी ने किया है तो देश की सरकार ने किया है। आज देश की सरकार ने इस देश के अंदर एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज हम लोग एक चौथी इस विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हम लोग बन रहे हैं। इसके पीछे अगर किसी का हाथ है या किसी को श्रेय देना चाहें तो देश के प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी को हम देना चाहेंगे। आज हम लोग एक विकसित देशों की श्रेणियों में खड़ा तो हुए हैं, लेकिन उसको उस पायदान पे हम लोग पहुंच के उस पायदान से आगे निकलने का अगर हम लोग काम करें, इसका भी श्रेय देश के प्रधानमंत्री जी को देना मैं चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, उसमें दिन रात का फर्क है। पहले इस देश के 2014 से पहले इस देश का नागरिक किसी भी देश में जाया करते थे तो उनको किस तरीके से देखते थे, लेकिन 2014 के बाद में आज अगर कोई भी भारत का नागरिक किसी भी कंट्री में जाए तो एक प्राउड फील होता है कि हम उस भारत के नागरिक हैं। जो भारत बहुत ज़्यादा विकसित देशों की श्रेणी में जाके आगे खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, और विश्व के सभी देशों में भारत की आज जो साख है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 2014 से पहले अमेरिका की क्या स्थिति थी भारत के साथ में, आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को अगर कोई घुटने टिकाने का काम कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। अगर इसका श्रेय किसी को देना चाहूँ तो नरेंद्र भाई मोदी को दे सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि आज भारत बहुत आगे बढ़ा है, चाहे वो एजुकेशन का मैटर हो, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो, चाहे वो इरिगेशन का मैटर हो, किसी भी मामले को आप उठा के देखें,
तो हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नया खड़ा करके उसमें हम लोग खड़े हैं, और भारत दुनिया में अपना एक अलग से डंका बजा रहा है, और भारत की ताकत एक दुनिया पहचान रही है कि भारत की आज क्या ताकत है। आपने देखा होगा अभी सिंदूर ऑपरेशन में कि भारत की क्या ताकत रही है, और मैं कह सकता हूँ कि आज भारत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने का काम, विकास के मामले में आगे बढ़ने का काम आज भारत कर रहा है। भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, यह मैं कह सकता हूँ। निहाल जी, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश की पूरे विश्व में चर्चा होती है सम्मानजनक ढंग से। दूसरे देश भी चाहते हैं काश हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह लोकतंत्र हो। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आज लोकतंत्र पे, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर लोकतंत्र को लेकर के, चुनाव सिस्टम को लेकर के बड़े गंभीर बातें की जा रही हैं जो विश्व में फैल रही हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जिससे कि हमारा लोकतंत्र जो है संदिग्ध बन जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी अपने विचार रख सकता है, जी जी झूठ को फैला सकता जी है, जी सच को दबा सकता है, जी यही तो लोकतंत्र है। जी और भारत जैसे बड़े देश के अंदर आज 140-45 करोड़ लोगों में इतना बड़ा भारत देश, और उसमें लोकतंत्र किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोलो, ये सब मतलब जो है इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान के अंदर जो देश की स्थिति है वो मैंने पहले भी बताई है। वो लोकतंत्र के होते हुए भी हम डेमोक्रेसी में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन हम डेमोक्रेटिक लोग नहीं थे। लेकिन वर्तमान के अंदर लोकतंत्र में रह के हम लोग एक ऐसी व्यवस्था इस देश में, देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि विश्व के अंदर इतने बड़ा लोकतंत्र वाला देश, जहाँ पे हम लोग अन्न जो भूखे को खाना खिला रहे हैं, जिसके सिर पे कपड़ा, जिसके सिर पे मकान नहीं है उसको मकान देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यह देश विकसित श्रेणियों में जाके खड़ा हुआ है। और मैं आज कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को खाने के अन्न की व्यवस्था, पहनने के कपड़े की व्यवस्था और सर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने, और इसी लोकतंत्र भारत ने की है। निहाल जी, मेरा सवाल ये था कि आज विपक्ष लोकतंत्र पर और विशेष रूप से मोदी जी पर ये आरोप लगा रहा है कि ये वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वोटों की चोरी कभी होती नहीं, जी वोटों की चोरी कोई कर नहीं सकता। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे 50 साल तक राज किया था, उन्होंने वोटों की चोरी की थी क्या? अभी जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी का राज है वहां पे वो वोटों की चोरी करते हैं क्या? जहां जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का राज बन जाए वहां पे वोटों की चोरी, और जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी का राज बन जाए वहां पे वोटों की चोरी होती नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? कोई वोटों की चोरी नहीं। देश के एक एक नागरिक ने, देश के एक एक बुजुर्ग, नौजवान, बहन, भाई, माता, बहनों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, और इस देश की सरकार तीसरी बार बनाई है। राजस्थान में आज जो हमारी सरकार है और केंद्र में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो वोटों की चोरी करके नहीं, देश के 145 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेके वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं कह सकता हूँ कि जब 145 करोड़ लोगों का जब आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में होगा, तो कोई कितना भी झूठा आरोप लगाना चाहे, किस तरीके के भी कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके नेता कितना भी झूठा आरोप लगाना चाहे, वो कभी सिद्ध नहीं होगा। और इस देश की जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है, उनकी बातों को मानने वाली नहीं है। उन्होंने हमेशा नरेंद्र भाई मोदी को प्यार दिया, नरेंद्र भाई मोदी को प्यार देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये इसी तरीके से विकसित भारत में हम लोग जाके खड़े होंगे, विकासशील योजनाओं में हम लोग आगे बढ़ेंगे। निहाल जी, आपकी जानकारी में होगा कि आपको लोग रेलमैन कहते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है लोग मुझे रेलमैन कहे, लेकिन जो रेलवे के काम हुए हैं वो ठीक है, मैंने किए हैं, सबका आशीर्वाद लेके किए हैं, तो लोग बोलते हैं रेलमैन। लेकिन इसका सबसे बड़ा अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो आदरणीय रेल मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा। नहीं, हम श्रेय आपको देना चाहते हैं।
और इसका कारण ये है कि आपने रेल डिपार्टमेंट में पीएचडी की हुई है। आप सारे रास्ते जानते हैं कि गंगानगर के विकास के लिए कौन सी रेल कहाँ से लानी है। हर अभिभावक होता है ना, वो अपने बच्चों को वैसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं एक बच्चे के रूप में मैंने सबको अभिभावक माना और उन्होंने मुझे प्यार दिया और उन्होंने मुझे जो रेलमैन का या जो भी का वो उनका मुझे मेरे प्रति प्यार और स्नेह, मेरे प्रति आशीर्वाद है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्षेत्र में विकास की योजनाओं में रेल को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारा जिला हमेशा के लिए आगे बढ़ेगा। अभी हमने जो रेल चलाई थी, देश के अंदर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हमने एक रेल चला के पूरे गंगानगर जिले के किन्नू को हमने बांग्लादेश भेजा था, ताकि हमारे व्यापारियों को किन्नू की फैसिलिटी सुविधा अच्छी मिल सके। हमने जितनी भी रेल चलाई है सारे धार्मिक स्थल पे, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो नांदेड़ साहब हो, चाहे मतलब हमने हर धार्मिक स्थल पे यहाँ से रेल की शुरुआत की है। अभी रामदेवरा में हम लोग 25 तारीख से रेल की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रेल यहाँ से चलेगी तो इस क्षेत्र में विकास की योजना में जो इनकम बनती है, रेलवे की जो इनकम बनती है, उससे यहाँ पे विकास की योजनाएं बनेंगी, पूरे देश में विकास की योजनाएं बनेंगी और यहाँ के लोग सुविधा, उनको अच्छी सुविधा मिले। आजकल के हर इंसान को सुविधा चाहिए, उनको अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जितने मैंने प्रयास किए हैं वो मेरे कुछ सफल भी रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मुझे अगर रेलवे के मामले में, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में मुझे किसी तरीके से, किसी हद तक मुझे कितने भी प्रयास करने पड़े तो मैं मेरी जनता के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए मैं वो प्रयास अवश्य करूँगा। आहुति के दर्शकों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें फ़क्र है निहाल चंद जी पर, एक ऐसे सांसद जो रेलवे डिपार्टमेंट के रोम रोम से वाकिफ़ हैं। मैं तो कहता हूँ इन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट की पीएचडी की हुई है। श्री गंगानगर के एरिया के विकास में रेलवे का बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ये हमें हमारे दिमाग पे रखनी चाहिए। हम निहाल चंद जी के पास आए, बड़ी खुशी हमें हुई इनसे मिल करके, इनके व्यवहार को देख करके। आखिर में हम धन्यवाद करना चाहेंगे और इसके साथ साथ दिल से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।